Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. आज हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। स्टार्ट करते हैं MDCAT के टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम को और उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन इज बफर सॉल्यूशंस आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बफर सॉल्यूशंस आमतौर पर कैसे बनाए जाते हैं? डेफिनेटली हमने कहा है कि दो तरीके हैं बफर सॉल्यूशंस को बनाने के। पहला तरीका ये है कि आप एक वीक एसिड ले लेते हैं और आप उसका सॉल्ट बना लेते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक वीक बेस ले लेते हैं और उसका सॉल्ट बना लेते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, कोई भी तरीका हो आप इस्तेमाल कर रहे हों, दोनों ही हालतों में हमेशा दो चीज़ें आप मिक्स करते हैं। एक एसिड है, वीक एसिड या एक वीक बेस है, और दूसरा उनके सॉल्ट हैं। तो दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेसिक बफर। बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बफर्स काम इस तरह करते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है लाइक वीक एसिड या वीक बेस, और उसकी आयनाइजेशन को सप्रेस करता है उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर एक मिसाल से अगर मैं बात को समझाने की कोशिश करता हूँ तो हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड है और इसकी आयनाइजेशन हो रही है, उससे बन रहे हैं एसीटेट आयन और साथ बन रहे हैं H पॉजिटिव आयन। जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो भी आयन्स बनाता है और उस आयनाइजेशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। क्योंकि ये कॉमन आयन है इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो रिएक्टेंट वापस बन जाता है। इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया है ली चैटलियर प्रिंसिपल के जरिए से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेल्टा बोथ ए एंड बी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं टू एक्सप्लेन द बफर एक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम आइस फॉर्म्स वाटर। अच्छा, आइस और वाटर के बारे में अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से, तो आइस लिख लेते हैं और साथ हम वाटर लिख लेते हैं। हमें पता लगता है कि आइस जो है इसकी इट ऑक्यूपाइज 9% मोर वॉल्यूम, 9% ग्रेटर वॉल्यूम होता है आइस का देन वाटर। ये बात तो हमें पता है। अच्छा, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर वो कहता है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वॉल्यूम कम होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा डेफिनेटली, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां पर वॉल्यूम जो है वो कम होता है, वॉल्यूम कम की तरफ जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम कम किस तरफ है? वाटर की तरफ है, तो बीटा ऑप्शन मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है रिएक्शन इज A + B रिवर्सिबल रिएक्शन C + D। इनिशियली वी स्टार्ट विद इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ A एंड B। अच्छा, स्टार्ट से हमें कभी भी कुछ लेना देना नहीं होता इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आता है तो जो कंसंट्रेशंस हैं वही हमें Kc या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड दैट द मोल्स ऑफ C आर 2 टाइम्स ऑफ A। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, ये हमें जज करना है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि A और B की इक्वल क्वांटिटीज आपने ली थी। जस्ट इमेजिन वी से कि हमारे पास X क्वांटिटीज जो हैं वो मौजूद हैं और उससे फाइनली पता ये लग रहा है कि जो इक्विलिब्रियम पर C के मोल्स हैं वो A के मोल से 2 टाइम्स हैं। सही है जनाब, C के मोल्स A के मोल से 2 टाइम हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि हमें पता लग गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो Kc बन रहा है, Kc जो बन रहा है वो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डॉट कंसंट्रेशन ऑफ B।
स्टार्ट से हमें क्या पता लगा कि हमने इनिशियली ए और बी की इक्वल कंसंट्रेशन ली थी। इक्विलिब्रियम में क्या है, सी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन से डबल है। सही है जी। चलें हम सी की कंसंट्रेशन को 2x कह देते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। सी की कंसंट्रेशन है 2x, तो फिर जो डी की कंसंट्रेशन है वो भी 2x होगी, क्योंकि सी और डी मोल रेशो बराबर है। उनकी रिएक्शन के अंदर जितना सी बन रहा है उतना डी बन रहा है। अब जब हम कहते हैं कि सी की कंसंट्रेशन ए से डबल है तो ए की कंसंट्रेशन को हम एक्स कह देते हैं, फिर बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो भी एक्स हो जाएगी। वो क्यों एक्स हो गई, क्योंकि डेफिनेटली बी जो है और ए स्टार्ट में इक्वल थे, तो अब जो हालात हैं उसमें भी वो इक्वल ही होंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक दोनों के मोल्स जो हैं वो बराबर हैं, मोल रेशो 1:1 आ रही है। अब यहाँ पर x सारे कट रहे हैं और फाइनल जवाब जो आ रहा है, आप x को काटें, x को काटें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 बन रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन बन जाता है चार्ली। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन दिस क्लोज सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम। यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स हैं 3, प्रोडक्ट का मोल है 1 और सब गैस की फॉर्म में है। जब गैस की फॉर्म में हो कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो फिर वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज असर डालता है, और उस वक्त तक असर डालता रहता है। अगर उन रिएक्शंस की बात की जाए जिनमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हमेशा असर डालता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो फिर ये असर नहीं डालता। फिलहाल यहाँ पर ये असर डालेगा, तो अल्फा ऑप्शन देखें, प्रेशर चेंजेस नो लॉन्गर अक्कर। यहाँ पर हमने देखना है कि इस रिएक्शन के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है। अल्फा ऑप्शन है प्रेशर चेंजेस नो लॉन्गर अकर, प्रेशर चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको जरा जस्टिफाई कर लेते हैं। हमने कहा कि 2N2 ऑक्सीजन से मिल रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए बना रहा है N2O। स्टार्ट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा होंगे और वो मिलकर बना रहे होंगे N2O, और बाद में N2O वापस बैकवर्ड रिएक्शन के जरिए से रिएक्टेंट बना रहा होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक कि आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे, और जब आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं। जितना रिएक्टेंट सिस्टम में मौजूद है, जितना प्रोडक्ट सिस्टम में मौजूद है, उतना ही रहता है। अब उसमें ज्यादती या कमी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अब इस रिएक्शन मिक्सर में फर्दर कोई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। फिर भी मैं बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूँ। बीटा ऑप्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन नो लॉन्गर अकर्स, ऐसा नहीं होता, रिएक्शन हमेशा कंटिन्यू रहता है, रिएक्शन कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। चार्ली, द नाइट्रोजन हैज ऑल बीन कंज्यूम्ड, बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में चार्ली और डेल्टा रिएक्टेंट जो है वो हमेशा मौजूद रहेंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ सही हो गया। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जनाब आपने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है, तो फिर क्या होगा। मैंने ऐसा सीखा है, आपसे भी बात हुई है काफी दफा इस बारे में, कि जो टेम्परेचर इंक्रीज है ना, वो 2 काम करता है। एक तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, और दूसरा ये कि टेम्परेचर इंक्रीज जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें फेवर करता है, जिनमें हीट जो है वो एज ए रिएक्टेंट काम करती है। तो अब इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन जो है वो बन रहा है, द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एंड रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम का इक्विलिब्रियम पर। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, द Ka फॉर एसिड इज 10 raised to power -10, द pH ऑफ बफर इज। यहां पर मैंने आपके सामने pH और pKa का रिलेशनशिप लिख दिया है। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। क्योंकि सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए ये log 1 बन जाएगा और log 1 0 होता है, तो pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगी। क्योंकि pKa होती है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka वैल्यू, Ka की वैल्यू 10 raised to power -10 है, पावर को आप स्टार्ट में ले जाएंगे -10 log -10। अच्छा, माइनस लॉग 10 -1 होता है, इसे -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जवाब आ जाएगा। ये सब चीज़ें आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, pH यहाँ पर फिलहाल बीटा ऑप्शन 10 आ गई है।
9th क्वेश्चन देखते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 इज सप्रेस्ड बाय। आयोनाइजेशन जो है KClO3 की, वो अगर आपने सप्रेस करनी है तो फिर आपको कोई कॉमन आयन डालना पड़ेगा, लाइक KCl जिसमें पोटेशियम आयन कॉमन है, और कॉमन आयन अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाला जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। सो हियर द राइट आंसर वुड बी बीटा एडिंग KCl। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट Kc की वैल्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो प्रोडक्ट होता है, तो जितना जवाब बड़ा आएगा उतनी Kc की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है अल्फा, Kc इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यील्ड है प्रोडक्ट की फिलहाल। 11th क्वेश्चन है, इफ ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब बराबर हो जाते हैं उस स्टेज को ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन वुड बी इक्वल टू वन अनदर। 12th क्वेश्चन है, इफ A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन C द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। हमने ऐसा सीखा है कि यूनिट जो है ना, अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकालना चाह रहे हो तो उसका तरीका यह है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा n लगानी पड़ती है। डेल्टा n होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। यहां से जवाब आ रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -1 और ये बन जाएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब जो है ना, इसे लीटर भी कहा जाता है। तो यहां से जवाब बन रहा है अल्फा ऑप्शन, लीटर और पर मोल, लीटर पर मोल हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, इन ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम, if the concentration of the reactants are doubled then the equilibrium constant will। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये स्पेसिफिकली ये आइडिया समझाने के लिए है कि कंसंट्रेशन चेंज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। डेल्टा ऑप्शन, इट विल रिमेन द सेम। ऑन द सेम ग्राउंड्स क्वेश्चन नंबर 14 बनाया गया है और यहाँ पर हमें बताया गया है, ऑन डबलिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम विद कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। तो यहाँ पर भी अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने इन दो सवालों की मदद से देखा कि कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। 15th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट अ लो टेम्परेचर और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट का बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि चार्ली ऑप्शन, रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड्स, ये बिल्कुल सही होगा। 16th क्वेश्चन है, द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q for the reaction N2 + 3H2 reversible reaction 2NH3 is given by Q is equal to ammonia square, बिल्कुल जैसा कि फॉर्मूला में शो किया गया है। The reaction will proceed from right to left। right to left का मतलब है फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, यानी कि रिवर्स रिएक्शन कब होगा, हमने ऐसा सीखा है कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू Kc की वैल्यू से ज़्यादा आ जाए तो फिर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिजायर्ड कंसंट्रेशन से भी या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा हो जाती है। 17th क्वेश्चन, द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज यूज्ड टू। आप देख सकते हैं कि Q की वैल्यू अगर Kc की वैल्यू से ज्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन होगा, अगर Qc की वैल्यू Kc से कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर Qc और Kc बराबर हो तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन कोएफिशिएंट Q की मदद से वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बीटा ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख रहे हैं कि सॉलिड रिवर्सिबल रिएक्शन लिक्विड चल रहा है। अब आप ये भी याद रखें कि अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, यानी कि सॉलिड की साइड पर हीट मौजूद है। अब सवाल ये है कि एडिंग हीट टू दिस मिक्सचर क्या होगा। आप जानते हैं कि सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में जाता है, यानी कि इफ वी ऐड हीट ऑन दी सॉलिड साइड तो फिर ये लिक्विड वाली साइड पर चला जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गई जी बात। तो अगर हम हीट डाल दें सिस्टम के अंदर तो हीट सॉलिड वाली साइड पर है,
और अगर आप सॉलिड वाली साइड पर, रिएक्टेंट वाली साइड पर हीट डालेंगे तो मोर प्रोडक्ट बनेगा, और मोर प्रोडक्ट बनेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है इफ वी कंसिडर हीट एज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, तो जब आप हीट ऐड करते हैं तो हीट जो है ना, रिएक्टेंट जिस साइड पर ऐड करते हैं, रिएक्शन उससे दूसरी साइड पर चला जाता है। 19th क्वेश्चन देखें, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन फेवरेबल कंडीशंस आर। ये बात आप देख चुके हैं, काफ़ी दफ़ा हमने इस पर बात कर ली है, इस आइडिया को बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है कि असल में ऐसे तमाम तर रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसके लिए, और इस तरह की तमाम तर बातें इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ये कि यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट प्रोडक्ट की साइड पर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब ज़्यादा अच्छा होता है? जब टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर ज़्यादा करना है, अल्फा और बीटा में से कोई सही ऑप्शन होगा। तो टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा, ये तो बीटा में हो रहा है। कैटलिस्ट डालने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है, तो बीटा ऑप्शन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की साइड पर ले जाने में बड़े ही कारगर होंगे। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। तो अगर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेकर जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की साइड पर लेकर जाना चाहते हैं, फेवर करना चाहते हैं टुवर्ड्स राइट साइड, तो ऐसा रिएक्शन फेवर हो सकता है लो प्रेशर से जिसके प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हों। तो यहाँ पर किसके प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं? अल्फा ऑप्शन देखें, मोल बराबर हैं। डेल्टा ऑप्शन देखें, मोल बराबर हैं। चार्ली में रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और बीटा में प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा वाला रिएक्शन उस वक्त फेवर होता है जब वॉल्यूम ज़्यादा किया जाए। वॉल्यूम कब ज़्यादा होता है? जब प्रेशर कम किया जाए, एज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन है जी, इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अल्फा ऑप्शन, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। असल में कैटलिस्ट के इफेक्ट को तमाम अंदाज से बताने के लिए ये सवाल डाला गया है। बीटा ऑप्शन बी पॉइंट है, it increases the rate of forward and reverse reactions that pass through the same transition state and does not affect equilibrium। बिल्कुल सही, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर असर नहीं डालता। सी है, it lowers the activation energy for the forward and reverse reactions by exactly the same amount। ये बात भी सही है। तो तीनों बातें कैटलिस्ट के बारे में सही हैं, इसलिए हम चार्ली ऑप्शन 1, 2 एंड 3 टिक कर देंगे कि कैटलिस्ट जो है वो 3 काम करता है। एक तो ये अल्टरनेट पाथवे देता है, एक ये इक्विलिब्रियम पर असर नहीं डालता, और एक ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस को इफेक्टिव बना देता है, फास्ट बना देता है। 22nd क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट है, ये आपके पास बफर इक्वेशन है। अगर आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट जो है न्यूमरेटर में है और उसके बढ़ने से फिर पीएच जो है वो सॉल्यूशन की, चार्ली ऑप्शन, वो बढ़ जाएगी। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स ए बफर। हमने पढ़ा हुआ है कि एक वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड बफर बना सकता है। इस सोच के तहत डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। 24th क्वेश्चन देखें, बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज। तो इसकी वजह क्या है कि बफर्स की जो पीएच है, अल्कलिनिटी है, एसिडिटी है, वो सेम रहती है। इसकी वजह मैंने बता दी थी हाउ डू द बफर्स एक्ट में, कि अगर आप कोई एक्सटर्नल एसिड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल वी ऐड समथिंग लाइक H पॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड, तो वो जनाब रिएक्शन करता है आयोनाइज्ड एसिड से और वापस वीक एसिड बना देता है। इस तरह हो जाता है काम। और अगर आप बेस डाल देते हैं तो बेस डालने से वो रिएक्शन कर लेता है, इस तरीके से बेस रिएक्ट कर लेती है कि जनाब वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर लेती है, और इस हालत में भी हमारे पास कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती। एसिड डालते हैं
तो वो एसिटेटाइन से रिएक्ट कर लेता है, बेस डालते हैं वो एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और अल्कली। बिल्कुल सही बात है, अल्फा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि असल में जब हम कोई एक कहते हैं कि एक बफर की पीएच चेंज नहीं हो रही, एसिडिटी और अल्कलिनिटी उसकी कांस्टेंट है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आप एसिड डालते हैं तो वो अनआयन जो एसिटेट आयन है या कोई भी जो आपके पास आयन हो CH3COO नेगेटिव या कोई और नेगेटिव, तो वो उससे रिएक्ट करके अनआयनाइज्ड एसिड बना देता है। बेस डालते हैं तो बेस डाल के वो बना देता है अनआयनाइज्ड जो बेस बना देता है। सही है जनाब। तो वो किस हालत में जा रहा है? वो अनआयनाइज्ड स्पीशीज को बनाने में मदद दे रहा है और इस तरीके से वो पीएच को चेंज होने से रोक रहा है। इधर वो अनआयनाइज्ड एसिड बना रहा है या अनआयनाइज्ड बेस बना रहा है, लेकिन कोशिश क्या कर रहा है कि बफर की पीएच चेंज ना हो। तो 24 में अल्फा हो गया जनाब। 25 देख लें, द बफरिंग एक्शन ऑफ एन एसिडिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स पीएच इज इक्वल टू। हमने सीखा हुआ है कि पीएच पी के बराबर हो जाए तो फिर बफर जो है वो सबसे अच्छा काम करता है। 26 question, when a buffer solution sodium acetate and acetic acid is distilled with water, मैंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया था बिल्कुल बड़ा वसूख से कि अगर आप बफर को रखेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर बफर को रखेंगे आप डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, तो इन दोनों ही हालतों में बफर की पीएच चेंज नहीं होती है और उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो अनअल्टर्ड रहती है अपॉन डाइल्यूशन एंड कीपिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने क्लास में बात की थी। 27 द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज। चार्ली ऑप्शन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिल्कुल नाम से जाहिर है, डेफिनेशन पूछी गई है और इस तरह का सवाल, इस तरह की डेफिनेशंस भी रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन में हमें पास पेपर में मिलती हैं। लाइक रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन हमें 2020 के पेपर में मिलती है। 28 आ गया, अ केमिकल सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होता है? व्हेन द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। बीटा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। 29 इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अल्फा ऑप्शन गोइंग टू कंप्लीशन। नो, वो कभी कंप्लीट नहीं होते। बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस वी कैन नॉट से। हमें नहीं पता कि सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में द प्रेजेंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन लाजमी होती है। चार्ली ऑप्शन हमेशा सही होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कम या ज्यादा मिकदार में हमेशा मौजूद रहते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो चार्ली ऑप्शन इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। 30th क्वेश्चन है, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब आता है? क्या जब रिएक्शन रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। 31 आ गया, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज लार्ज। कोई मिसाल ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, फॉर एग्जांपल टेक Kc 10⁻20 है फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस रिएक्शन। अच्छा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन है ना तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, या फिर हम कह सकते हैं कि वेरी लिटिल रिएक्टेंट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। बहुत ही कम रिएक्टेंट बाकी रह गया है। ओवरऑल वैसे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिएक्टेंट हर हाल में मौजूद रहेगा। 32nd क्वेश्चन आ गया, अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। What happens to the value of the equilibrium constant if an additional quantity of reactant is added to the reaction mixer? अच्छा जनाब, आप एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अब आपने इसमें से कौन सी चेंज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेफ्ट राइट ज्यादा कम कुछ भी नहीं होगा कंसंट्रेशन चेंज करने से, लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स टू द फेवर द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स। आपके पास एक रिएक्शन है, हम रिएक्शन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, यही N2 और O2 मिलके NO2O बना रहे हैं। अगर आपने फर्दर कोई रिएक्टेंट ऐड कर दिया है तो रिएक्टेंट ऐड करने से अल्फा बीटा और चार्ली बिल्कुल सही नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने चेंज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी और इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट्स। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद रखना है।
33 व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। अच्छा, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट होते हैं वो रेट इक्वेशन में पावर बन जाते हैं। और केसी क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है कि यहाँ पे चार्ली ऑप्शन सही लग रहा है। आप देखें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर आपने 4 लिख दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2 लिख दी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर 4 लिख दी। तो ये चार्ली ऑप्शन बिल्कुल सही है। होपफुली आपने भी ऐसे ही किया होगा। और 34 आ गया, इन राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, यानी कि केसी की वैल्यू आप लिख रहे हैं, लेकिन केसी अकेला नहीं है, केपी भी हो सकता है। केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, केसी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अच्छा, केसी जो है ना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता चलूं। कंसंट्रेशन जो है ना इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसे मोल पर लीटर भी कहते हैं, या इसे मोलैरिटी भी कहते हैं, या इसे एक्टिव मास भी कहते हैं। जबकि केपी जो होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, लाइक ये एटमॉस्फेयर की फॉर्म में हो सकता है, ये टॉर की फॉर्म में हो सकता है, मिलीमीटर और मर्करी की फॉर्म में हो सकता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आप कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी यूज कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के लिए डिफरेंट चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। रिएक्टेंट हैं और वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एडिंग प्रोडक्ट्स शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। अच्छा, प्रोडक्ट डालने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पर चला जाता है, बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। एडिंग रिएक्टेंट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट, अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम राइट पर चला जाएगा, ये भी सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक फर्ज करना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट जो है वो प्रोडक्ट होती है। अच्छा, वो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट डालेंगे तो लेफ्ट पर चला जाएगा रिएक्शन, बिल्कुल ऐसा ही है। हीट को आप कंपोनेंट ऑफ सिस्टम माने तो अगर आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि ये सब करेक्ट स्टेटमेंट हैं। डेल्टा ऑप्शन देखें, एडिंग ए कैटलिस्ट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट। डेल्टा ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होती। 36 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ए गैस इज इवॉल्व्ड। अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, ये सब के सब इनके अंदर जो है ना जो या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस हैं, या फिर कम से कम जो आपके पास रिएक्टेंट हैं वो गैसेस हैं। सही है जनाब। अगर एक ऐसे रिएक्शन की बात की जाए जो इसलिए कंप्लीट हो रहा है कि उसमें से गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो वो बीटा, चार्ली और अल्फा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मेरी बात को जरा समझें आप। पहले मैं बीटा और चार्ली की बात कर लेता हूं। बीटा और चार्ली में रिएक्टेंट भी गैस हैं, प्रोडक्ट भी गैस है। अगर कोई गैस इवॉल्व होगी तो फिर वो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साथ साथ रिएक्टेंट भी इवॉल्व हो जाएंगे, तो फिर तो वो सारा मिक्सर ही उड़ जाएगा। अल्फा ऑप्शन में जो प्रोडक्ट है वो वाटर है, वो लिक्विड होता है, तो फिर वो वाटर लिक्विड ने उड़ना नहीं है, तो उसका रिएक्शन की कंप्लीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता डेल्टा के अंदर बात हमें समझ आ रही है। डेल्टा के अंदर जिंक सॉलिड है, HCl लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अगर आप डेल्टा की बात करते हैं, जिंक प्लस HCl, बाकी सब में मैंने ये क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि अल्फा के अंदर प्रोडक्ट लिक्विड है, बीटा और चार्ली के अंदर प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है। तो अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो फिर तो सारी की सारी ही इवॉल्व हो जाएंगी, तो फिर पूरा मिक्सर ही इवॉल्व हो जाएगा। जबकि जो डेल्टा है उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो सकती है, और अगर एक प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन मिक्सर को छोड़ जाएगा तो फिर रिएक्शन रिवर्स में नहीं आ सकता, क्योंकि एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है रिएक्शन करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है वो गोज टू कंप्लीशन, बिकॉज यहाँ पर एक जो रिएक्टेंट है वो इवॉल्व हो जाता है, दूसरा मौजूद रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा चार्ली मैंने इसलिए नहीं लगाया कि उसमें इवॉल्व होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उड़ेंगे तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही उड़ जाएंगे। अल्फा इसलिए नहीं है कि उसका प्रोडक्ट वैसे ही लिक्विड है, तो इवोल्यूशन की तो बात नहीं होती। लिक्विड एवेपोरेट, लिक्विड मतलब गैस की तरीके से इवॉल्व नहीं होते, वो अपनी जगह पर कायमो दायम रहते हैं। तो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, होपफुली आपने आइडिया को पिक किया होगा।
37 अ कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय। हमने ये सीख लिया है कैटलिस्ट की तमाम तर प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी अदर स्पेसिफिक थिंग मेंशन्ड इन दीज पॉइंट्स। तो 38 आ गया द यील्ड ऑफ ए बी। अच्छा, ए है वो बी से मिल रहा है और बना रहा है ए बी प्लस हीट। अच्छा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया जी। वुड बी इंक्रीज, वो कहता है कि अगर आप ए बी की ज़्यादा मिकदार बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग दी प्रेशर, अगर आप डिक्रीज करेंगे प्रेशर तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट की साइड पर, यानी कि प्रेशर कम करने से तो यील्ड ए बी की नहीं बढ़ रही। बीटा ऑप्शन, एडिशनल ए बी ऐड करने से, ए बी तो प्रोडक्ट है, अगर आप उसे ऐड करेंगे तो रिएक्शन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ए बी डालकर भी आप ए बी की कंसंट्रेशन जो है, यील्ड जो है वो नहीं बढ़ा सकते। चार्ली ऑप्शन है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, मैंने मेंशन किया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो फेवर्ड होते हैं लो टेम्परेचर पर। ये देख लें जनाब, आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर फेवर होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं दे आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर लो करेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा मिलेगी। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। एडिंग ए नॉन रिएक्टिव लिक्विड टू दी रिएक्शन मिक्सर, ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा। अगर कोई बिल्कुल अननोन स्टेटमेंट हमें मिलती है तो हम उसे जो है वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते एज ए जनरल रूल। 39 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखनी है और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं उन्हें रेट इक्वेशन में पावर बना देना है। इन रूल्स के तहत डेल्टा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 2 जहाँ पर थे उन्हें मैंने पावर बना दिया है। 40 आ गया N2 + 3H2 अमोनिया सिंथेसिस की बात हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 3-4 बार हमने इस सवाल को देखा है अलग अलग एंगल से, क्योंकि इसकी अहमियत अपनी जगह बड़ी ज़्यादा है। इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। अच्छा, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अमोनिया सिंथेसिस को फेवर कर रहे हैं, एक फेवर नहीं कर रहा, हमने उसे ढूंढना है। अच्छा, जब ढूंढना है तो हम पहले एक रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें अमोनिया सिंथेसिस को फेवर करती हैं, फिर जो फेवर नहीं करती होगी उसे हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा एच जो है ना वो नेगेटिव में है। अच्छा जी, पहला है एडिंग हीट। हीट अगर आप ऐड कर देंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर फेवर होते हैं, लो टेम्परेचर पर फेवर होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट डालने से तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर नहीं हो रही। अच्छा, अमोनिया गैस बनने से अमोनिया गैस डेफिनेटली बढ़ ही होगी, राइट पर जा रहा होगा रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा से तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अल्फा से फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा जी। 41 which statement is true for a liquid gas mixture in equilibrium। लिक्विड गैस मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। अल्फा ऑप्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है जी, पहली ही सही हो गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है डेफिनेटली। बीटा ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। नो नो नो, ऐसे नहीं है जी। लिक्विड और गैस मिक्सचर जो होते हैं इनके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो तो प्रेशर का असर हमेशा मौजूद रहता है। चार्ली ऑप्शन, ऑल इंटरचेंज बिटवीन द लिक्विड एंड गैस फेजेस हैज सीज्ड। नहीं जी, इंटरचेंज सीज नहीं हो सकता, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये चलता रहेगा। डेल्टा ऑप्शन, चेंज इन वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें वॉल्यूम चेंज हो उसमें वॉल्यूम का असर आता है। तो बीटा, चार्ली, डेल्टा मैंने साबित किया कि वो जो हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स नहीं हैं। अल्फा पहले ही सही था तो उसे हमने टिक कर दिया। क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया सिंथेसिस का रिएक्शन आपके सामने, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपने एक्सप्रेस करना है, यानी कि केसी की वैल्यू लिखनी है। केसी होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट रेट इक्वेशन में
पावर बन जाते हैं। इन रूल्स के मुताबिक बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये सवाल हमने बनाया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का जो आइडिया है उसको पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पर। 43rd क्वेश्चन, व्हाई डजंट कैटलिस्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट क्यों नहीं करता? इट स्पीड्स अप बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप कर देता है। बिल्कुल सही बात है। इट इज रिकवरेबल अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के एंड पर रिकवरेबल रहता है, ये बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन इन दोनों से ये आइडिया हमें नहीं मिल रहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को ये चेंज करेगा या नहीं। चार्ली ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वली। ऐसा नहीं है जी, जो कंसंट्रेशन है वो चेंज बढ़ाना जो है वो कैटालिस्ट का काम नहीं है। कैटालिस्ट का काम तो सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बढ़ाना है। सही है जनाब। डेल्टा ऑप्शन देखें, ये थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है। इट जस्ट प्रोवाइड्स ए सरफेस साइड एट विच द रिएक्शन कैन अकर। जो कैटालिस्ट है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो सिर्फ इतना लेना देना है कि वो एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, एक जगह देगा जिसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44, हाइड्रोजन प्लस सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन सेलेक्ट द फैक्टर दैट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो उसके लिए एक जैसे ही हालात होते हैं। अगर आप उसे फॉरवर्ड रिएक्शन में लेकर जाना चाहते हैं किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो आपने करना यह है कि आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो अल्फा ऑप्शन पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ने नहीं लगी। बीटा ऑप्शन, ब्लॉकिंग हाइड्रोजन गैस रिएक्शन, अगर आप हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन ही रोक देंगे तो फिर वो जो है वो राइट साइड पर कैसे जाएगा? सही है जनाब। चार्ली ऑप्शन, एडिंग H2S, अगर आप प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो रिएक्शन वापस आ जाएगा। तो अल्फा, बीटा और चार्ली तीनों रिएक्शन को राइट पर नहीं लेकर जा सकते, प्रोडक्ट की तरफ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि H2+S से अगर आपने H2S बनाना है तो आपके पास बेस्ट रास्ता ये है कि आप जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे रिमूव कर दें। अगर आप प्रोडक्ट रिमूव कर देंगे तो फिर ही ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, इक्विलिब्रियम राइट पर आ सकता है, वरना कोई और रास्ता नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर एक ऐसा तरीका है जो रिएक्शन को राइट पर ले जा सकता है। 45 आ गया, द रिजल्ट ऑफ एडिंग ए स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl वुड बी। आइडिया को समझते हैं। आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें आपने बाहर से एक छोटा सा पीस जो है वो ऐड कर दिया। सॉल्यूशन में जितना NaCl पहले होना चाहिए था उतना ही है, उतना पहले से मौजूद है। आप बाहर से जो क्रिस्टल डाल रहे हैं वो क्रिस्टल जो है जैसे वो एंटर होगी यहाँ पर तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, लेकिन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो जितना आप NaCl बाहर से डालेंगे उतना ही NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, बिकॉज द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। उसमें जितना सोडियम और क्लोराइड एडजस्ट हो सकता था उतना हो गया है। ये आइडिया जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को माइंड में रखकर बनाया गया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर फर्दर अमाउंट डाली जाती है, आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। डेल्टा ऑप्शन सही हो गया। 46 देखें, ये आपके सामने एक रिएक्शन है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स के हवाले से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर ये हालात हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है कि हीट जो है वो रिएक्टेंट की साइड पर है, यानी कि यहाँ पर हीट है। अच्छा, वो कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट। कौन इक्विलिब्रियम को लेफ्ट पर नहीं लेकर आएगा? सब लेफ्ट पर ला रहे हैं, एक नहीं लेकर आएगा। पहला है रिमूविंग सम SO3, SO3 निकाल देंगे और SO3 बनेगा, लेफ्ट पर आ जाएगा। SO2 ऐड कर दें, SO2 ऐड करेंगे, रिएक्शन दूसरी तरफ मूव करेगा, लेफ्ट पर आ जाएगा। डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो हीट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिमूव करेंगे, मोर रिएक्टेंट बनेगा। डेल्टा ऑप्शन देखें, एडिंग ए कैटलिस्ट दैट स्पीड्स अप द डीकंपोजिशन ऑफ SO3, ऐसा नहीं हो सकता जी। ये जो अगर आप एक ऐसा कैटलिस्ट यहाँ पर डाल देते हैं जो डीकंपोजिशन ऑफ SO3 को बढ़ा देगा, तो फिर वो SO3 की डीकंपोजिशन बढ़ाकर जो सिस्टम है उसको राइट पर
लेकर जाएगा, लेफ्ट पर नहीं लेकर जाएगा। तो एडिंग ए कैटालिस्ट दैट स्पीड्स अप द डीकम्पोजिशन ऑफ SO3 वो इन चारों में से अकेला ऐसा तरीका कार है जिससे आप रिएक्शन को राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं। बाकी सब के सब जो हैं वो लेफ्ट पर लेकर जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, अगेन डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट टेम्परेचर फैक्टर, वॉल्यूम का फैक्टर है, प्रेशर का फैक्टर है, उनको समझने के लिए मुख्तलिफ एंगल से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 47वां क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन बिलो, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहे हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, रिएक्टेंट की 2 मोल, प्रोडक्ट के भी 2 मोल। तो यहाँ पे ना प्रेशर का असर पड़ रहा होगा ना वॉल्यूम का असर पड़ रहा होगा। तो ये तो बड़ा आसान सवाल लग रहा है रिलेटिवली। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट एक्सेप्ट वन, विच वन वुड नॉट कॉज द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टू द राइट। अल्फा ऑप्शन ही सही लग रहा है, डिक्रीजिंग द कंटेनर वॉल्यूम। बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर सारे गैसेज हैं और देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो प्रेशर और वॉल्यूम असर नहीं डालते, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बीटा से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, चार्ली से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और डेल्टा से भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हो रहा है। 48 आ गया, KSP फॉर लेड आयोडाइड इज 8.7। ये ज़रा करने वाला सवाल आ गया। KSP का आइडिया अभी तक अनटच रह रहा था और इसीलिए रह रहा था कि हमने एंड पर उससे मुतालिक जो है ना कुछ सवाल डाले हैं। अच्छा, KSP की वैल्यू आप देख सकते हैं कि लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड को ज़रा समझ लेते हैं कि वो कितने आयंस बनाता है। लेड आयोडाइड जो है ना PbI2, इससे आयंस बनेंगे लेड आयंस और 2 आयोडाइड आयंस बनेंगे। अच्छा, जब हमने कहा था कि कोई स्पीशी 3 आयन बनाती हो तो उसकी KSP को हमने रिलेट किया था सॉल्युबिलिटी के साथ 4s³। और अगर हमें सॉल्युबिलिटी पूछी जाए तो फिर हमने फार्मूला बना लिया था, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP की जो भी वैल्यू हो, लाइक 8.7 10⁻⁻10 ओवर 4, और जो जवाब आएगा उसका आप क्यूब रूट ले लेंगे। ऐसे होगा जनाब। तो अब यहाँ पर पहले जवाब निकाल लेते हैं। 4 को 8.7 है तो 4 2s are 8 आप कर लेंगे तो ये अराउंड जो है वो 2.2 के करीब आ जाएगा। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि सही जवाब एग्जैक्ट वैल्यूज़ विदाउट कैलकुलेटर नहीं निकलती, तो हमने कहा 4 2s are 8 और 7 को हमने 8 मान लिया, जस्ट इमेजिन, और वो हो गया 4 2s are 8। 10⁻⁻9 पावर कितनी आ गई, 1/3 आ गई। आप एक चीज़ हल कर सकते हैं, 2.2 की क्यूब रूट लेना ये हमारे लिए आसान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 9 की क्यूब रूट लेना आसान है। तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब बन रहा है अभी तक के मालूमात के मुताबिक वो होगा, जो सॉल्युबिलिटी है इट विल बी अराउंड 2.2 का क्यूब रूट इंटू 10⁻⁻3। सही है जी, ऐसे होगा। तो चार्ली और डेल्टा तो बिल्कुल सही जवाब नहीं है, उनमें 10⁻⁻9 और 10⁻⁵ हैं। हमारा जवाब क्या आएगा, 10⁻⁻3, क्योंकि 9 का क्यूब रूट हमने लिया 3 आ गया। अब 10⁻⁻3 आना है, 2 वैल्यूज 10⁻⁻3 वाली हैं, एक है 2.2 का क्यूब रूट। अच्छा, 2.2 का आपने क्यूब रूट लेना है, उसकी छोटी वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली 2.2 का क्यूब रूट जो है वो कभी भी 8.7 नहीं आने वाला। 8.7 बड़ी वैल्यू है, 2.2 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर फिर एक ही आंसर रेलिवेंट बनता है, अल्फा 1.3। आप कैलकुलेटर की मदद से इसे हल करेंगे तो तकरीबन यही जवाब आएगा, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग डाटा हमारे पास है, जो अवेलेबल IQ हमारे पास है, लॉजिकल रीजनिंग हमने लगानी है और उसके तहत हम ये जवाब निकालेंगे तो इंशाल्लाह यही जवाब आ जाएगा। 49 आ गया, अ केमिस्ट डिसॉल्व्स एन एक्सेस ऑफ बेरियम सल्फेट। बाइवेलेंट आयन है जी, 2 आयन्स हैं इसमें, बाइवेलेंट कंपाउंड है। इन प्योर वाटर इफ इट्स KSP इज 10⁻⁻10 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इन वाटर। तो हम सॉल्युबिलिटी यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। सॉल्युबिलिटी बराबर होती है KSP का स्क्वायर रूट डाइवे। अगर 2 आयन्स हों तो फिर उसके लिए सॉल्युबिलिटी और KSP में ये रिलेशन है,
अगर यहाँ पर KSP की वैल्यू है 10⁻⁻10 तो फिर आप जब उसमें से निकालेंगे सॉल्युबिलिटी वो 10⁻⁻5 मोलर आ जाएगी। बेरियम आयंस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, तो वो आ गया जी चार्ली ऑप्शन 10⁻⁻5। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी अगर आपको आइडिया कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयंस और सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट का क्लियर नहीं है। सही है जनाब, ये देख लें। वैसे मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेरियम सल्फेट जो है ना उससे बनते हैं बेरियम आयन और सल्फेट आयन। तो अगर बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी एस है तो बेरियम आयन की भी एस आयन बनेंगे और सल्फेट आयन भी एस बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया है। 50th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर if KSP is equal to 1.6 10⁻⁻10। अगेन यही फार्मूला लग रहा है। अब की बारी फार्मूला मैं लगा रहा हूं और जवाब निकालता हूं। सॉल्युबिलिटी जो है वो बराबर होगी 1.6 10⁻⁻10 का स्क्वायर रूट। अच्छा, 10⁻⁻10 का स्क्वायर रूट तो 10⁻⁻5 होता है, यानी कि चार्ली या डेल्टा में से कोई ऑप्शन सही होगा। अगेन 1.6 का स्क्वायर रूट 1.6 नहीं आ सकता, 1.3 आ सकता है, इसलिए 1.3 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चार्ली ऑप्शन 1.3 10⁻⁻5। इसके साथ ही आज की डिस्कशन हमारी मुकम्मल हुई। कोई भी डाउट्स हों तो आप लाजमी तौर पर ग्रुप में पूछ लें, ऐप में पूछ लें, जूम मीटिंग में पूछ लें। मज़ीद बातों के साथ, मज़ीद सवालात के साथ और मज़ीद टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।